स्वागत है दोस्तों आपका GDS MTS पोस्टमैन टू PASA क्लास नंबर 9 में। आज हम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 की क्लास नंबर 50 से 56 जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग। इस टॉपिक्स में बहुत से स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स को कन्फ्यूज़न भी रहती है। उसके बाद रिफ्यूज्ड आर्टिकल, जो फ्रॉड आर्टिकल होते हैं वो, अगर किसी आर्टिकल पर जो पैसे देने के लिए बाकी हो वो, लेटर बॉक्स PN की ड्यूटीज़ क्या होती है ये, ठीक है। तो मैं सॉरी तो मैं कोशिश करूँगा ये सभी चीज़ें आज की वीडियो में हम क्लियर कर लें। और जो पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का कंसेप्ट है, मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने आप से या मेरे से कभी भी शिकायत नहीं रहेगी कि आप इस टॉपिक को कभी भी समझ नहीं पाए, क्योंकि इसको अच्छी तरह से कहीं पर भी समझाया नहीं गया है। क्योंकि जब मैं पहली बार इसको समझना चाहता था, मुझे भी ये टॉपिक समझने में बड़ी ही दिक्कत आई थी, ठीक है। चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम है पोस्ट ऑफिस कोचिंग और मेरा नाम है शिव कुमार, ठीक है। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इससे आप हमारे साथ सीधे जुड़े रह सकते हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं क्लास नंबर 50 से, क्योंकि पिछली वीडियो तक हमने क्लास नंबर 49 तक तो पढ़ लिया था। इसको 50 से पढ़ना भी शुरू करना है। थोड़ा जूम सेट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्लास नंबर जो 50 है ये है रिफ्यूज़ल ऑफ आर्टिकल्स के बारे में, ठीक है। तो अगर किसी कोई लेटर ऐसा है जिस पर अभी पैसे देने बाकी है, जो उस पर पोस्टेज स्टैंप कम कम लगी हुई है, तो इस केस में जिस कस्टमर का वो लेटर है, अगर वो इसको नहीं लेना चाहता तो उसको उस पर पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल भाषा में, चाहे किसी लेटर पर पैसे देने अभी बाकी है, उसको रिकवरी के लिए भेजा गया हो, लेकिन अगर कस्टमर उसकी डिलीवरी नहीं लेता तो इस केस में वो उस पर उसके पैसे भी नहीं देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक आर्टिकल पर 5 रुपये ड्यू थे, हमने कस्टमर से लेने थे और उसके बाद ही कस्टमर को डिलीवर करना था। लेकिन अगर कस्टमर चाहता है कि मैं ये आर्टिकल लेना ही नहीं चाहता, तो उस केस में उसको 5 रुपये देने की भी कोई बंदिश नहीं है, ठीक है। उस केस में हम आर्टिकल पर जो रिमार्क देंगे वो रिफ्यूज़ देंगे, और उसके बाद उसको जो भी जैसे भी ट्रीटमेंट किया जाएगा, या RTS रिटर्न टू सेंडर भेज दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लॉज नंबर 51, ऑब्लिगेशन टू पे चार्जेस। ओके। तो अगर कस्टमर क्या है कि किसी आर्टिकल पर पोस्टेज ड्यू है और वो उसको रिसीव करना चाहता है, तो उस केस में उसको उस पर जो पैसे अभी शेष बाकी है वो पैसे पोस्ट ऑफिस को देने पड़ेंगे, ठीक है। हर हाल में देने पड़ेंगे। अगर वो इसके रिगार्डिंग कोई कंप्लेंट करना चाहता है, जैसे कि उस लेटर पर ज़्यादा चार्जेस लगे हुए हैं, उस पर कम लगने हुए थे, तो इसके लिए वो लेटर को खोलने से पहले पोस्ट मास्टर के पास इस चीज़ की कंप्लेंट जो है कर सकता है। जो भी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होगा, उनके पोस्ट मास्टर के पास वो जो कंप्लेंट कर सकता है कि इस आर्टिकल पर ज़्यादा पैसे लगे हुए थे, जबकि इस पर जो आर्टिकल पर पैसे कम लगने थे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लॉज नंबर 52। इसका नाम है रेमेडी ऑफ पोस्ट ऑफिस फॉर रिकवरी ऑफ चार्जेस ड्यू। So, if a person after taking delivery of an article, कि आर्टिकल लेने के बाद on which any postage or other sum or custom duty is payable, जिस पर कोई पोस्टेज ड्यूटी या कोई कस्टम ड्यूटी देने वाली थी, रिफ्यूज टू पे अमाउंट मार्क एज ड्यू, और उस पर जो पैसे लगे हुए थे वो देने से मना करता है, ठीक है।
आर्टिकल की डिलीवरी उसने ले ली, लेकिन जो उस पर पैसे लगे हुए थे, वो पैसे को देने से अगर कस्टमर मना कर रहा है तो उस पर इट विल बी रिकवर फ्रॉम हिम इन द सेम वे एज फाइन इम्पोज्ड, तो उस पर एक फाइन लगाया जा सकता है अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट। ओके। और पोस्ट ऑफिस हैव फर्दर पावर ऑफ विदहोल्डिंग फ्रॉम हिम अनटिल सच चार्जेस बी पेड एंड रिकवर। और पोस्ट ऑफिस के पास, इसके पास और भी पावर्स आती हैं जिससे वो उनकी कोई जो सुविधाएं हैं उनको रोक सकता है। जैसे आर्टिकल ना डिलीवर करने की जो सुविधा है, हम आर्टिकल डिलीवर करते हैं उनको रोक सकते हैं, उस पर फाइन लगा सकते हैं। ये सब कुछ कहाँ पर मेंशन है? पोस्ट ऑफिस एक्ट में मेंशन है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, जो ऑफिशियल आर्टिकल होते हैं जो कि इंडिया की सरकार भेजती है, जिस पर OIGS लिखा रहता है, इनको किसी भी हालत में नहीं रोका जा सकता। चाहे कस्टमर को उसने पैसे पे नहीं किए हैं और पोस्ट ऑफिस ने उस पर फाइन लगाया है या और कोई उसकी सुविधाएं बंद की है, लेकिन अगर OIGS वाली कोई लेटर उस कस्टमर के नाम पर आती है तो हर हालत में हमें ये जो लेटर है ये उस कस्टमर को देना ही पड़ेगा। OIGS का मतलब होता है ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस। ठीक है, क्योंकि ये सरकार का इंपॉर्टेंट लेटर होता है तो इसको हम किसी भी केस में नहीं रोकेंगे। ठीक है। उसके बाद आर्ट क्लॉज नंबर 53, आर्टिकल्स मैलिशियसली सेंट अनपेड। जैसे कई बार क्या होता है, किसी को सताने के लिए कोई पर्सन दूसरे पर्सन को आर्टिकल भेज सकता है जिस पर पैसे कम लगे हुए हों। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे जो ए सेंडर है और बी रिसीवर है, ए ने बी को एक लेटर भेजा लेकिन उस पर पोस्टेज स्टैंप कम की लगाई। जब ये बी रिसीव करेगा तो उसको उस लेटर पर पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है। लेकिन ए क्या है कि सताने के लिए भी तो, बी को तंग करने के लिए भी तो ऐसा ए कर सकता है। ठीक है। तो उस केस में अगर हेड ऑफ अ सर्कल सेटिस्फाइड है कि जो ए ने बी को लेटर भेजा है वो उसको सताने के लिए टू अनोइंग डिसीज एड्रेस ही भेजा है, तो उस केस में जो उस पर पोस्टेज चार्जेस ड्यू होंगे वो उसको माफ़ कर सकता है। ठीक है। ही में रिमिट कौन? हेड ऑफ अ सर्कल। ठीक है। और अगर वो जो उस पर पैसे हैं वो 10 रुपये हैं या 10 रुपये से कम है, उस केस में सुप्रीडेंट या फर्स्ट क्लास पोस्ट मास्टर भी उन पैसों को माफ़ कर सकता है। लेकिन अगर 10 रुपये से ज़्यादा है तो उस केस में हेड ऑफ अ सर्कल ही उस पैसों को माफ़ कर सकता है। कौन से पैसे? जो कि बी ने देने थे और ए ने क्योंकि कम लगाए थे तो बी ने वो देने थे। ठीक है। अगर ये नहीं डिलीवरी लेना चाहता तो बात अलग है, तो उसको पैसे देने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। अभी पढ़ते हैं क्लॉज नंबर 54, कॉरस्पॉन्डेंस फॉर डिफेंस सर्विसेज पर्सोनल। कि जो डिफेंस में हमारे सेनानी तैनात होते हैं, जो उनके उनका कॉरस्पॉन्डेंस होता है, उनके लेटर्स होते हैं, उनके बारे में है। आर्टिकल अड्रेस टू ऑफिसर और अदर रैंक ऑफ डिफेंस सर्विसेज, मतलब कि जो भी डिफेंस सर्विस में काम करते हैं उनको जो आर्टिकल जाता है विल बी डिलीवर टू एन ऑर्डनरली, वो उसी पर्सन को दिया जाता है जहाँ उस पर्सन के जगह अगर कोई ऑफिसर बैठा है जहाँ उसको दे दिया जाता है। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए मैं छुट्टी पर गया हूँ तो मेरी जगह कोई और पर्सन या और ऑफिसर डिप्यूट होके मेरी जगह काम करेगा, तो अगर लेटर उस अथॉरिटी के नाम पर आता है तो हम उसको दे देंगे। लेकिन लेकिन क्या है, जो समझने वाली बात है कि पोस्टेज ड्यू आर्टिकल विल बी रिटर्न टू सेंडर एज अनडिलीवरेबल। लेकिन अगर डिफेंस को कोई ऐसा आर्टिकल आता है जिस पर पोस्टेज ड्यू है,
उस केस में वो जो लेटर है सेंडर को हम बिना डिलीवर किए हुए वापस कर देंगे। ठीक है। लेकिन अगर वो लेटर फोर्सस लेटर है, फोर्सस लेटर वो होता है जिनको ग्रीन एनवलप हरे रंग के लिफाफे में भेजा जाता है और उस पर अगर कोई पोस्टेज ड्यू है, ठीक है, या उसको हम ग्रीन एनवलप भी बोल देते हैं, तो उस केस में उसकी डिलीवरी भी की जाएगी और कोई भी रिकवरी नहीं की जाएगी। नो रिकवरी विल बी मेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी फॉर द फोर्सस लेटर और ए ग्रीन एनवलप। ठीक है। तो सिंपल सी बात है, अगर तो ग्रीन एनवलप होगा जो कि डिफेंस फोर्सेस ही यूज करती है, या फोर्सेस लेटर होगा, उस केस में चाहे उस लेटर पे कम पैसे लगे हुए हों, पोस्ट ऑफिस डिफेंस वालों से वो पैसे रिकवर नहीं करेगा और उनको आम प्रोसीजर से ही डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन लेकिन इन जो दोनों लेटर पर जो आर्मी पोस्ट ऑफिस की स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए इस केस में, विच बियर लिखा है लास्ट लाइन, आप देखो, विच बियर द डेट स्टैंप ऑफ आर्मी पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आर्मी पोस्ट ऑफिस की स्टैंप उस पर लगी हुई होनी चाहिए। ये जो जहाँ पर छूट दी गई है ग्रीन एनवलप को या फोर्सेस लेटर को, ये उन यूनिट्स को नहीं दी जाती जो टेम्परेरी बनाए जाते हैं। ठीक है, जो सिर्फ टेम्परेरी बनाए जाते हैं, परमानेंटली नहीं होते, उन यूनिट्स को फोर्सेस के अंदर ये जो सहूलियत है नहीं दी जाती। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि ड्यूटीज ऑफ अ लेटर बॉक्स पीएन। जो लेटर बॉक्स पीएन, जैसे जैसे ये पोस्ट ऑफिस, इसको इसके इससे रिलेटेड भी कई क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम अभी समझेंगे। वैसे तो काफ़ी आसान है। एक एमटीएस या एक जीडीएस लेटर बॉक्स पीएन हो सकता है। ठीक है। इसका क्या काम होता है कि पोस्ट ऑफिस के जो भी लेटर बॉक्सेस लगे हुए हैं इसके एरिया में, उनको समय सिर खोलना और उनसे डाक बाहर निकालकर पोस्ट ऑफिस में लेकर आना। जब वो लेटर बॉक्स खोलने जाएगा, तो जो इसको रूट दिया गया होगा उसी के हिसाब से इसको सारे लेटर बॉक्स खोलने पड़ेंगे। अगर उस लेटर बॉक्स पर कोई प्लेट लगी हुई है जिस पर टाइम लिखा हुआ रहता है, ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कुछ लेटर बॉक्स ऐसे होते हैं जो दिन में 2 बार खुलते हैं, एक सुबह 10 बजे, एक दोपहर 3 बजे, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो जब वो सुबह 10 बजे जाएगा इस लेटर बॉक्स को खोलकर, उसके बाद इसकी 3 बजे वाली प्लेट डाल देगा कि अगली बार जब शाम को खुलेगा तो 3 बजे खुलेगा। जब शाम को 3 बजे जाएगा तो 3 बजे वाली प्लेट निकाल लेगा और अगली डाल देगा कि सुबह 10 बजे खुलेगा। उसको बोलते हैं आर प्लेट। ठीक है, वो साथ में लेकर जाएगा, उसको बदलेगा और बाद में लेटर बॉक्स को ताला भी लगाएगा। उसके बाद जब वो पोस्ट ऑफिस में वापस आएगा, उसके बाद डाक को सॉर्ट करेगा। जो भी उसके ऑफिस की डाक है उसको ऑफिस में रखेगा, जो बाहर भेजने वाली डाक है उसको बाहर वाली डाक में रखेगा। उसके बाद डाक की स्टैंपिंग भी करेगा, सील भी करेगा बोरों को या आर्टिकल को। अगर गाड़ी से डाक आती है तो उसको गाड़ी से उतारेगा भी। ठीक है। लेटर बॉक्स अटेंडेंट जो भी एमटीएस या जीडीएस होता है, उसको पता होना चाहिए कि किस समय वो जो लेटर बॉक्स हैं खोले जाते हैं या उनको क्लियर किया जाता है, किस समय पोस्ट ऑफिस से डाक को भेजा जाता है, किस समय पोस्ट ऑफिस में डिलीवरी होती है, या किस समय वो जो डाक है पोस्ट ऑफिस में आती है। उसको ये जो लेटर बॉक्स क्लियर करता है उसको पंक्चुअली समय सिर करना पड़ेगा। अगर और अगर कोई रास्ते में जो भी लेटर बॉक्स उसके एरिया में आते हैं उसको कोई डैमेज होता है या कोई डिफेक्ट मिलता है, तो इमीडिएटली पोस्ट मास्टर को ये बात बतानी होती है। पोस्ट मास्टर के नोटिस में ये बात लेकर उसको
आनी होती है। ठीक है, ये था ड्यूटीज ऑफ ए लेटर बॉक्स पीएन। काफ़ी आसान थी। अभी हम इसके थोड़ा और पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी जब वो एमटीएस है वो लेटर बॉक्स को खोलने जाएगा, जब वो अपने राउंड पे जाएगा, जहाँ तो पोस्ट मास्टर, जहाँ तो रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट जो कि पीए हो सकता है, वो उस एमटीएस को या जीडीएस वाई को उस लेटर बॉक्स की चाबी, जो भी उसकी लेटर बॉक्स की कीज है वो देंगे, और साथ में जो चेंजेबल आर प्लेट है, जो समय के जो जहाँ जिस प्लेट्स पर समा लिखा होता है वो बदलनी होती है, वो देंगे। कौन देगा? या तो पोस्ट मास्टर सर देंगे, या रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट जो कि एक पोस्टल असिस्टेंट है वो देगा। इसका मतलब ये है कि जो चाबी है या जो समय वाली प्लेट है, ये किसी भी हालत में एमटीएस या जीडीएस बाई के पास नहीं होगी। ये या तो पोस्ट मास्टर सर के पास होगी या पोस्टल असिस्टेंट के पास होगी। ठीक है, और जिस बैग में उसने वो आर्टिकल डालकर वापस लेकर आने हैं, ये बैग तक भी पोस्ट मास्टर सर या फिर पोस्टल असिस्टेंट वो देगा। ठीक है, और जब वो सारे लेटर बॉक्स क्लियर कर लेगा, उसको सीधा उसी समय सीधा पोस्ट ऑफिस आना है, कहीं पर भी रुकना नहीं है। और पोस्ट ऑफिस में आकर जो भी उसने चीज़ ली थी, जैसे चाबियां ली थी लेटर बॉक्स की, या नंबर प्लेट ली थी, या बैग लिया था, वो सभी चीज़ें जिनसे भी ली थी उनको फिर वापस कर देनी है। ठीक है, और ये जो चाबियां होती हैं लेटर बॉक्स की, या ये प्लेट होती है जिस पर समा लिखा होता है, ये पोस्ट मास्टर की कस्टडी में रहता है, या फिर कोई पोस्टल असिस्टेंट जो इस काम पर लगाया है उसकी कस्टडी में रहता है। ठीक है, और किसी भी केस में उस समय तक ये जीडीएस या एमटीएस या लेटर बॉक्स पीएन को नहीं दी जाएगी जब तक उसको खोलने की ज़रूरत ना हो। इसका मतलब यही है कि लेटर बॉक्स की चाबियां, या उसको जो समय की प्लेट होती है आर प्लेट, ये लेटर बॉक्स पीएन को तभी दी जाएंगी जब उसको खोलने का समय होगा। अदरवाइज ये पोस्ट मास्टर सर या फिर जो रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट होगा, पोस्टल असिस्टेंट होगा, उनके पास ही रहेंगी। ठीक है, उसके बाद इनका एक ये भी काम होता है कि जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे जो मान लीजिए ये हेड ऑफिस है, इसके साथ कुछ सब ऑफिस भी होंगे जो इसके शहर में, एक ही शहर है जी, सारा एक ही शहर है, साथ में ब्रांच ऑफिस भी होंगे। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो लेटर बॉक्स अटेंडेंट है उसकी ड्यूटी लगा दी जाए कि आप इस एसओ से डाक लेकर हेड ऑफिस में आए, इस बीओ से डाक लेकर हेड ऑफिस में आए, या हेड ऑफिस से डाक लेकर इस बीओ या एसओ में जाए। ठीक है, ये ड्यूटी भी उसकी लग सकती है, और उसको एज ए पैकर भी यूटिलाइज किया जा सकता है। पैकर का काम क्या होता है कि बैग्स क्लोज करना, जब उसमें लेटर्स डाले जाते हैं ताकि उसको आगे डाक को भेजा जा सके। ठीक है, आई होप आपको ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स अटेंडेंट अच्छी तरह से समझ आई होगी। अभी हम करेंगे हमारी वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है पोस्ट बॉक्स। ठीक है, क्लॉस नंबर 55, आपने क्लॉस को भी याद रखना है, क्लॉस नंबर 55 जिसमें हम पढ़ेंगे पोस्ट बॉक्स। अभी पोस्ट बॉक्स दोस्तों क्या होते हैं आप देख सकते हैं, ये जो लॉकर जैसी चीज है। ठीक है, बैंक में हम क्या बोलते हैं? लॉकर्स। लेकिन पोस्ट ऑफिस में हम क्या बोलते हैं? पोस्ट बॉक्स। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में हम क्या बोलते हैं? पोस्ट बॉक्स। इसका काम क्या होता है? मान लीजिए ये जो एक पोस्ट बॉक्स है ये वाला, ये मैंने अपने नाम पर बुक करवा लिया। ठीक है, तो जब मैं बुक करवा लेता हूँ मुझे इसका रेंट देना पड़ता है, जो भी इस पोस्ट बॉक्स का होता है। रेंट देने के बाद जो भी आर्टिकल मेरे नाम पर आएंगे वो आर्टिकल इसमें रख दिए जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद जब भी मेरा समय लगेगा मैं जो आर्टिकल है इस लॉकर से निकाल लूँगा। तो इस लॉकर की एक चाबी भी होगी, एक ताला भी होगा। ठीक है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं पोस्ट बॉक्स। ठीक है,
ये पोस्ट बॉक्स सभी ऑफिसेस में तो नहीं होते, लेकिन कहाँ पर होते हैं इसका डिसीजन हेड ऑफ ए सर्कल लेता है, जैसा कि हम अभी आगे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। सो पोस्ट बॉक्स आर अवेलेबल ऑन रेंट एट सर्टन पोस्ट ऑफिस, लिखा है सर्टन पोस्ट ऑफिस, मतलब कि सभी पोस्ट ऑफिस में नहीं होते। एज मे बी डिटरमिन्ड बाय हेड ऑफ ए सर्कल, कुछ ही पोस्ट ऑफिस में होता है जैसे हेड ऑफ ए सर्कल को सही लगे, मीन्स इसका डिसीजन हेड ऑफ सर्कल लेता है कि किस पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट बॉक्स होंगे या नहीं होंगे। अभी जैसे मैंने बोला कि इसमें आर्टिकल आते हैं, लेकिन कौन से आर्टिकल है जो पोस्ट बॉक्स में डाले जा सकते हैं। पहले तो देखिए फुली प्रीपेड, फुली प्रीपेड मतलब कि उस पर कोई राशि बकाया नहीं होनी चाहिए, वो फुली प्रीपेड, उस पर सारे पैसे जब पोस्टेज टिकटें पहले लगी होनी चाहिए। दूसरा अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, सिर्फ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल डालेंगे, रजिस्टर्ड नहीं डालेंगे, जिसमें लेटर डाल सकते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड डाल सकते हैं, पोस्ट कार्ड डाल सकते हैं, एरोग्राम डाल सकते हैं, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर डाल सकते हैं, बुक्स डाल सकते हैं, लेकिन इन सभी पर पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तभी हम इन आर्टिकल्स को पोस्ट बॉक्स में डालेंगे। जैसे जब एड्रेस लिखते हैं, मान लो किसने लिखा है शिव कुमार, पोस्ट बॉक्स नंबर 23, जलंधर हेड ऑफिस, ऐसा फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। तो अगर ये पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा होगा तभी ये चीज़ें हैं पोस्ट बॉक्स में डलेंगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पोस्ट बॉक्स में नहीं डलेंगी? एक तो रजिस्टर्ड आर्टिकल इसमें नहीं डलेगा, इंश्योर आर्टिकल नहीं डलेगा, वीपी आर्टिकल नहीं डलेगा, मनी ऑर्डर भी इसमें नहीं डलेगा। ये सभी चीज़ें पोस्टमैन के द्वारा एड्रेसी को उसके एड्रेस पर डिलीवर की जाएगी। ठीक है। और अगर पोस्ट उस कस्टमर ने जिसके नाम पर ये सभी चीज़ें आई हैं, उसने पोस्ट बॉक्स का रेंट नहीं दिया है या किसी वजह से उसका जो पोस्ट बॉक्स है वो जब्त कर लिया जाएगा गया है, तो उस केस में उसका जो आर्टिकल है हम वापस भेज देंगे। ठीक है, अगर उस पर पोस्ट बॉक्स का पता लिखा हुआ तो। ठीक है, अगर कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल आता है जिसका एड्रेस पोस्ट बॉक्स के नंबर का है और अगर उसने पोस्ट बॉक्स का किराया नहीं दिया है या उसको जब्त कर लिया गया है किसी भी वजह से, तो उस आर्टिकल को हम वापस भेज देंगे और डिलीवर नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद कि पोस्ट बॉक्स को कौन यूज़ कर सकता है। देखिए, एक तो उसको रेंटर खुद यूज़ कर सकता है जिसने उसको रेंट पे लिया है, जैसे मान लो मैंने लिया है तो मैं तो उसको यूज़ कर ही सकता हूँ, लेकिन मेरे अलावा भी कोई भी लेजिटिमेट पर्सन, जैसे मान लीजिए मैंने अपनी फर्म के नाम पर वो पोस्ट बॉक्स नंबर लिया है, तो उस फर्म में जितने भी लेजिटिमेट पर्सन होंगे, जितने भी उस फर्म में बंदे काम करते होंगे, उनके नाम पर भी अगर एड्रेस, उसके एड्रेस में भी अगर पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा होगा तो हम उनको डिलीवर करेंगे। जो रेंटर है जिसने वो पोस्ट बॉक्स किराए पे लिया है, उनके फैमिली मेंबर या उनके गेस्ट के नाम पर अगर कोई सामान आता है तो उसको भी हम इस पोस्ट बॉक्स में रख सकते हैं। अगर उस फर्म में कोई ट्रेनी आया हुआ है जो किसी तरह की ट्रेनी ले रहा है, या कोई इनमेट आया हुआ है, तो उसके जो आर्टिकल है वो भी पोस्ट बॉक्स में डाले जा सकते हैं। अगर कोई कैजुअल विजिटर आया हुआ है या कोई कमर्शियल रिप्रेजेंटेटिव आया हुआ है जो कि रेंटर के साथ रह रहा है, उसके आर्टिकल भी हम पोस्ट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और किसी के नहीं डालेंगे। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट है कि हम जो पोस्ट बॉक्स है उसको रेंट पे कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो पोस्ट बॉक्स को रेंट पे लेना चाहता है उसको एक लिखित में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, किसको? पोस्ट मास्टर सर को, जो कि उस ऑफिस के पोस्ट मास्टर होंगे, सॉरी पोस्ट मास्टर होंगे। उस एप्लीकेशन में उनको एप्लीकेशन में ये भी बताना पड़ेगा
कि जिस पर्पस के लिए मैं जो पोस्ट बॉक्स ले रहा हूँ उस बिज़नेस के लिए ले रहा हूँ, वो बिज़नेस का नेचर क्या है, कैसा बिज़नेस है, उसमें क्या काम है। उसके अलावा दो जेंटलमैन की, रिस्पेक्टेबल जेंटलमैन की, जो कि रेंटर को किसी भी तरह से नहीं जानते, उनकी विटनेस भी चाहिए होगी। ठीक है। पोस्ट मास्टर को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी जिसमें नेचर ऑफ बिजनेस भी बताना पड़ेगा, और दो जेंटलमैन की विटनेस भी साथ में लगेगी। और आपको अपने बिजनेस का जो फुल एड्रेस है कि कहाँ पर आप वो काम कर रहे हैं, वो भी पूरा उस एप्लीकेशन में बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी जो फर्म है, अगर वो सरकारी है या अर्ध सरकारी है, आधी सरकारी है, उस केस में वो जो दो विटनेस हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। जब कोई ऐसी पार्टीज हैं जिनको पोस्ट मास्टर पर्सनली जानता है, उस केस में इस विटनेस की ज़रूरत नहीं होती। मीन्स इन दी लास्ट हम ये बोल सकते हैं कि अगर पोस्ट मास्टर को सेटिस्फेक्शन है, अगर पोस्ट मास्टर सर की सेटिस्फेक्शन है, उस केस में किसी भी विटनेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगर बाद में कभी पता चलता है कि जो जिसने वो पोस्ट बॉक्स रेंट पे लिया हुआ है उसने हमें गलत जानकारी दी थी, कोई जो एप्लीकेशन है वो इनकरेक्ट है, तो उस केस में पोस्ट ऑफिस के पास ये राइट है कि विदाउट नोटिस, कि बिना कोई नोटिस दिए हमने जो उनको पोस्ट बॉक्स दिया था उसको रद्द कर सकते हैं बिना कोई नोटिस दिए। ठीक है। और अगर रेंटर चाहे तो एक जा एक से ज़्यादा पर्सन भी एक जा एक से ज़्यादा पर्सन भी एक पोस्ट बॉक्स का नंबर किराए पे ले सकते हैं, लेकिन उनको किराया अलग अलग ही देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने और मेरी सिस्टर ने, दोनों ने जो पोस्ट बॉक्स नंबर, सॉरी सिस्टर का तो मेरे वाला ही चल जाएगा, मैंने और मेरे कज़न ने मान लीजिए एक पोस्ट बॉक्स नंबर ही किराए पर लेना है, तो हम दोनों को किराया अलग अलग देना पड़ेगा, लेकिन जो पोस्ट बॉक्स का नंबर है वो हमें सेम मिल सकता है। ठीक है। और उसके बाद पॉइंट नंबर 5 कि पोस्ट बॉक्स लेने के बाद अगर कभी भी मैंने अपने जो बिजनेस का एड्रेस है उसको चेंज कर लिया है, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह पर मैं चला गया हूँ, उस केस में मुझे पोस्ट मास्टर सर को 7 दिन के अंदर अंदर इस बात के बारे में बताना पड़ेगा। और अगर मैं उनको इस बात के बारे में नहीं बताता या उनको कोई गलत जानकारी देता हूँ, तो जो वो मेरा पोस्ट बॉक्स नंबर है उसको कैंसिल कर सकते हैं विदाउट एनी रीज़न, मुझको बिना कुछ बताए। ठीक है। कोई भी रेंटर पोस्ट ऑफिस को ये नहीं बोल सकता कि आप मुझे ये नंबर 23 नंबर दे दीजिए, ये मेरा लकी नंबर है, या ऊपर से इधर से दाएं, ऊपर से 3, इधर से दाएं से 2 में जो पोस्ट बॉक्स नंबर आ रहा है, जो पोस्ट बॉक्स आ रहा है वो दे दीजिए। कोई भी कस्टमर ऐसे एप्लीकेशन में नहीं लिख सकता। ये पोस्ट ऑफिस का अपना राइट है। जो भी पोस्ट बॉक्स अवेलेबल होगा और जो भी पोस्ट मास्टर को सही लगेगा वही पोस्ट बॉक्स वो कस्टमर को रेंट के लिए दे सकते हैं। ठीक है। इसमें कस्टमर ऐसी कोई डिमांड जो है नहीं रख सकता। ठीक है। रेंट की और कंडीशन भी है कि देखिए, जब उसको पोस्ट बॉक्स किराए पर दे दिया जाता है तो उस कस्टमर से कुछ पैसे लिए जाते हैं, पैसे को बदले में उनको क्या है, उसको उनको एक चाबी दे दी जाती है। अब लॉक एंड की दे दी जाती है कस्टमर को, ताकि जो वो उनका इस्तेमाल कर सके। ठीक है। और उसके बाद जो भी उसका रेंट होगा पोस्ट बॉक्स का, वो जब एप्लीकेशन देते हैं ना रेंट में लेने के लिए, वो भी साथ में रेंट उसको देना पड़ता है। अगर उसको रीन्यू करवाना है, जब हम रीन्यू करवाने की एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो साथ में रीन्यू करवाने का रेंट भी उनको देना पड़ता है। और अगर कस्टमर बोले कि मुझे आप ऐसा कीजिए, रिफंड कर दीजिए, ठीक है, तो
तो इसमें ऐसा है, अगर तो उस समय तक जब भी कस्टमर ने बोला कि आप ऐसा कीजिए कि मैं जो पोस्ट बॉक्स है वो नहीं लेना चाहता, आप मुझे मेरे पैसे वापस कर दीजिए। तो अगर तो अभी तक पोस्ट मास्टर सर ने वो जो पोस्ट बॉक्स है उनके नाम पर इशू नहीं किया है, तो वो इसके बारे में सोच सकते हैं और उनको कोई ना कोई रकम लौटा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने वो पहले ही उसको इशू कर दिया है, तो उस केस में वो उसके लिए डिनाई भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं बोलूं कि मेरा नाम शिव कुमार है सर, मैंने जो आपको पैसे दिए थे वो आप सतीश सर से मत लो, मेरे वाले जो पैसे हैं मुझे पोस्ट बॉक्स नहीं चाहिए, आप सतीश सर के वाले पैसों में एडजस्ट कर लो, वो आपको पैसे नहीं देंगे, मेरे वाले ही उधर एडजस्ट कर लो। सॉरी। तो ऐसे भी जो पैसे हैं पोस्ट बॉक्स के जो एक रेंटर ने दिए हैं, वो किसी और रेंटर के पैसों में या रेंट में एडजस्ट नहीं होंगे। ठीक है। और जो 8वां पॉइंट है वो है लॉस ऑफ ए लॉक एंड की। अभी देखिए, आपके पास पोस्ट बॉक्स है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं, आर्टिकल आते हैं, आप रोज चाबी से खोलते हैं, लॉक खोलते हैं और अपने आर्टिकल ले जाते हैं। लेकिन किसी भी वजह से कभी भी अगर आपकी या चाबी या लॉक अगर वो काम करना बंद कर दे, नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन, तो आपको इमीडिएटली ये बात पोस्ट मास्टर सर को बतानी है। ठीक है। अगर आपकी दोनों चीज़ों मीन्स दोनों चाबी और लॉक दोनों चीज़ों खराब हो चुकी है, जहाँ सिर्फ लॉक खराब हो चुका है, तो उस केस में आपने लॉक के भी पैसे देने हैं और चाबी के भी देने हैं। ठीक है। क्योंकि अगर लॉक भी अकेला खराब हुआ है, तो चाबी भी नए लॉक के साथ में अलग से ही आएगी, है ना। तो अगर सिर्फ चाबी खराब हुई है, जैसे नेक्स्ट लिखा है, अगर सिर्फ चाबी खराब हुई है तो सिर्फ आपको चाबी के पैसे देने हैं, क्योंकि लॉक सही है तो चाबी को नया भी बनवाया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि आपने जैसे पहले अगर जब आप नए इस चाबी और लॉक के पैसे आप देंगे पोस्ट मास्टर सर को, जो कि आपका खराब हो गया है, तो वो क्या करेंगे, आपको नया न्यू लॉक और की प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है। और इन केस ये चाबी और ताला किसी शहर से मंगवाना हो, तो उस शहर से ताले को या चाबी को मंगवाने के जो पैसे हैं वो भी रेंटर ही देगा, पोस्ट ऑफिस अपनी जेब से कोई भी पैसा नहीं खर्चेगा। ठीक है। इसको मैं फिर से बता देता हूँ आपको, वैसे तो आसान ही था कि देखिए, अगर तो सिर्फ लॉक खराब हो गया तो नया लॉक मंगवाना पड़ेगा। अभी ऐसा तो नहीं है कि नए लॉक के साथ पुरानी चाबी लग जाएगी, तो चाबी भी नहीं मंगवानी पड़ेगी। तो अगर तो सिर्फ लॉक खराब हो जाता है, इस केस में दोनों के पैसे देने पड़ते हैं, लॉक के भी और चाबी के भी, क्योंकि दोनों चीजें नहीं मंगवानी पड़ती है। ठीक है। और अगर सिर्फ चाबी खराब हो जाती है तो चाबी को नया बनवाया जा सकता है, तो उस केस में सिर्फ चाबी के ही पैसे देने होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर कस्टमर बोले, जैसा कि नोट 2 में बताया गया है, कस्टमर बोले कि मुझे लगता है कि सर चाबी खराब हो गई है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मुझे ना लॉक भी साथ में ही नया दे दिया जाए, क्योंकि मुझे लगता है लॉक भी खराब हो ही जाएगा, या इसको कोई पुरानी चाबी जो मेरी खराब है किसी ने कोई चोरी ना कर ली हो, मीन्स आपको सिक्योरिटी नहीं है, तो आप चाहते हैं कि नया चाबी और नया लॉक ही मुझको मिलना चाहिए। तो आप अगर कस्टमर ऐसी डिमांड करेगा, तो उसके लिए वो उतने पैसे दे दे, तो पोस्ट ऑफिस उसको नया चाबी और नई जो लॉक है प्रोवाइड करवा देगा। ठीक है। और अगर ऐसा कोई उसके पास ऐसे चाबी या लॉक उसका खराब हो जाता है और ऐसी कोई भी चीज़ वो पोस्ट मास्टर सर को नहीं बताता, तो ये मिसयूज ऑफ है पोस्ट बॉक्स में आता है कि उसने पोस्ट बॉक्स का मिसयूज किया है। उस केस में पोस्ट मास्टर सर बिना नोटिस दिए उसका जो पोस्ट बॉक्स उसको इशू किया है उसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। आगे है रिफंड कंडीशन फॉर लॉक एंड की वाइल रिन्यूअल।
देखिए अभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे आपने जब आपने जो पोस्ट बॉक्स है उसको रेंट पे लिया था, आपसे कुछ पैसे लेकर हमने चाबी और जिंदा आपको प्रोवाइड किया था। अभी आप चाहते हैं कि ठीक है, तो अभी अब आपका जो 1 साल का जो समय है जिसके लिए आपने वो पोस्ट बॉक्स को रेंट पे लिया था, अभी वो ख़त्म होने वाला है। ठीक है, अगर तो 15 दिन पहले, लाइसेंस के ख़त्म होने से 15 दिन के पहले पहले आप पोस्ट मास्टर सर को बता देते हैं कि मैं जो है इस बार जो है, 1 मिनट रुको दोस्तों। हाँ अब समझाता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है कि अगर जो रेंटर है वो एक तो पोस्ट बॉक्स को रीन्यू नहीं कराता, और दूसरा वो उसको जो चाबी और जिंदा है उसको 15 दिन पहले पोस्ट ऑफिस में सरेंडर भी नहीं करता, मीन्स पकड़ाता भी नहीं है, तो उस केस में उसने जो शुरू में पैसे दिए थे वो जब्त हो जाएंगे और वो कस्टमर को वापस नहीं किए जाएंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि उसने पोस्ट मास्टर सर को बताया तो नहीं कि वो रीन्यू नहीं करना चाहता, लेकिन उसने 15 दिन पहले ही जो चाबी और जिंदा है दोनों चीज़ें जो है वो सरेंडर कर दिया था, पोस्ट ऑफिस में दे दिया था। तो उस केस में अगर लॉक और चाबी अच्छी तरह की कंडीशन में काम कर रहे हैं तो जो पोस्ट मास्टर सर है वो उनको जो रिफंड है वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर तो उसने पोस्ट मास्टर सर को बताया ही नहीं और सरेंडर भी नहीं किया 15 दिन के अंदर अंदर उनका जो रेंट ख़त्म होने पर, तो उस केस में जो उन्होंने शुरू में इस जिंदे और चाबी के पैसे दिए होंगे वो वापस नहीं होंगे। लेकिन अगर वो 15 दिन से पहले ही हमें ये जो चाबी और जिंदा वापस कर देते हैं, उसके बाद चाहे वो नहीं भी बताते तो भी जो पोस्ट मास्टर सर है उनको जो कुछ जो उसकी कॉस्ट है वो वापस कर सकते हैं, जो उनके ऊपर है। ठीक है, इसके बाद पॉइंट नंबर 10 पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई रेंटर है, उसने अभी रीन्यू करवाना है, उसने जो अपना पोस्ट बॉक्स है उसको रीन्यू करवाना है, लेकिन जब उसने एप्लीकेशन दी उससे पहले ही जो उसका पहला जो उसका पिछला साल था वो ख़त्म हो गया था। ठीक है, मीन्स मान लीजिए उसका जो पोस्ट बॉक्स नंबर है वो है 15। ओके, और अभी उसने रीन्यू करवाना है, लेकिन रीन्यू करवाने से पहले ही, एप्लीकेशन देने से पहले ही उसका जो पिछला टेन्योर था 1 साल था वो ख़त्म हो जाता है। तो उस केस में उसकी जो न्यू एप्लीकेशन है वो फ्रेश एप्लीकेशन मानी जाएगी। ठीक है, उस केस में अगर तो 15 नंबर बाद में अवेलेबल होगा तो उसको दे दिया जाएगा, अदरवाइज जो नंबर भी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल होगा उसको वो दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फिर पुराना नंबर ही फिर उसको देना मिलेगा ही मिलेगा। अगर वो पुराना नंबर लेना चाहता है तो उसको एप्लीकेशन भी रीन्यूअल की समय से पहले ही देनी पड़ेगी। अगर वो समय से पहले नहीं देता और उससे पहले कोई एप्लीकेशन दे देता है और आपका जो लाइसेंस है वो ख़त्म हो जाता है, तो हम वो जो नंबर है किसी और को भी दे सकते हैं। ठीक है, तो यही है इसका। और अगर रेंटिंग पीरियड की बात करें तो जिस मंथ में, जिस महीने में जो पोस्ट बॉक्स है हम कस्टमर के नाम पर करते हैं उसके पहले दिन से उसका जो रेंटिंग पीरियड है वो शुरू हो जाता है। ठीक है, और अगर वो रीन्यू करवाता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दिसंबर में मेरा जो पीरियड है 1 साल ख़त्म होने वाला था, तो मैं दिसंबर में क्या है इसको रीन्यू की एप्लीकेशन दे दूंगा, है ना। तो 1 जनवरी से जो मेरा अगला जो रेंट का टेन्योर है 1 साल का वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जब पोस्ट मास्टर सर इसके लिए जो पोस्ट बॉक्स है जो इशू करेंगे, वो साथ में कस्टमर को एक डिलीवरी टिकट भी इशू करेंगे। डिलीवरी टिकट में क्या लिखा होता है कि वो जो पोस्ट बॉक्स है वो किन्होंने लिया है,
या उनके मैसेंजर का नाम लिखा होगा अगर वो लिखवाना चाहे तो। ठीक है। तो टिकट में क्या होता है, टिकट पे एक तो पोस्ट बॉक्स का नंबर लिखा हुआ रहता है जो उस पर्सन ने किराए पे लिया हुआ है, और इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल। इस जो डिलीवरी टिकट को ऐसे किसी और के नाम पे ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। अगर किराए पे लेते हुए पोस्ट बॉक्स अगर कस्टमर बोले कि इसको मेरे नाम पर बनवा दो तो उसके नाम पर बन जाएगा। अगर वो किसी अपने एम्प्लॉय के नाम पर बनवाना चाहता है तो उसके नाम पर भी वो बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद पॉइंट नंबर 13 कि इस पोस्ट बॉक्स को क्लियर कैसे किया जाता है। देखिए, पोस्ट बॉक्स को जो भी हमारे बिजनेस आवर होते हैं, पोस्ट ऑफिस के 9 से 5 बजे तक खुलता है, उसमें किसी भी समय जो कस्टमर आकर इससे डाक निकाल सकता है। ठीक है। लेकिन लेकिन जिस समय डाक की डिलीवरी जैसे मतलब डाक शॉर्ट हो रही है, उसके बाद उसकी डिलीवरी होने वाली है, तो सभी पोस्टमैन डाक को सॉर्ट कर रहे होंगे अपनी बीट के वाइज। उस समय अगर पोस्ट मास्टर चाहे तो आधे घंटे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को रोक सकते हैं कि भैया आप आधा घंटा वेट कर लो, हम डाक को सॉर्ट कर लेते हैं, सॉर्ट करने के बाद आप अपने जो आर्टिकल है वो निकाल कर ले जाना। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन कितना, आधा घंटा तक ही रोक सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रोक सकते। ठीक है। पॉइंट नंबर 14, जिस आर्टिकल पर पोस्ट बॉक्स नंबर लिखा हुआ रहेगा वही आर्टिकल हम पोस्ट बॉक्स नंबर में डालेंगे। अगर उस आर्टिकल पर पोस्ट बॉक्स नंबर नहीं लिखा हुआ तो ये रेंटर का कोई राइट नहीं है कि उस आर्टिकल को हम पोस्ट बॉक्स में डालें। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर पॉइंट, अभी मान लीजिए कोई बड़े साइज का पैकेट है, जैसे लॉकर तो छोटा ही होता है, कोई बड़े साइज का पैकेट है जिसको हम पोस्ट बॉक्स में नहीं डाल पा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम एक इंटीमेशन स्लिप क्या करेंगे उस पोस्ट बॉक्स में रख देंगे जिसमें लिखा हुआ रहेगा कि आपका एक ऐसा बड़ा वाला पार्सल आया हुआ है, आप ये स्लिप लेकर उस पीए के पास जाएं, उस पोस्टल असिस्टेंट के पास जाएं जो आर्टिकल्स को संभाल कर रखता है, जिसको हम डिलीवरी डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। जब आप ये इंटीमेशन स्लिप उनको दे देंगे तो वो जो आपका बड़े वाला पार्सल है आपको दे देंगे। ठीक है। ये फैसिलिटी उनके लिए है, उन आर्टिकल्स के लिए है जो अच्छी तरह से पोस्ट बॉक्स में साइज की वजह से नहीं आ पाते। ठीक है। ये था 15 नंबर पॉइंट। अभी हम पढ़ेंगे 16। अगर अगर जो रेंटर है वो अपना जो पोस्ट बॉक्स है वो क्लियर नहीं करता क्योंकि उसकी चाबी गुम जाती है या किसी और वजह से, तो उस केस में वो पोस्ट ऑफिस की विंडो पे आकर अब जो अपने आर्टिकल है वो ले सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो विंडो पर आएगा तो उसको अपने साथ में डिलीवरी टिकट भी लेकर आनी पड़ेगी, ताकि जो डिलीवरी टिकट देखकर ही पोस्टल असिस्टेंट को ये पता लग पाए कि ये जो पोस्ट बॉक्स है ये आपके नाम पर है। ठीक है। और अगर जो रेंटर है पोस्ट बॉक्स को लगातार 7 दिन तक क्लियर नहीं करता है, उस केस में पोस्ट मास्टर क्या करेगा कि रजिस्टर्ड पोस्ट से एक जो नोटिस है रेंटर को भेजेगा कि भैया आप जो अपना पोस्ट बॉक्स है इसको क्लियर कर दो। लेकिन अगर वो रेंटर फिर भी क्लियर नहीं करता तो उस केस में जो हमारे पोस्टमैन भैया है वो क्या करेंगे कि जिन आर्टिकल पर उनका एड्रेस लिखा होगा उनको उनके एड्रेस पे डिलीवर कर कर आएंगे। जहाँ अगर रेंटर ने ऐसा पोस्ट ऑफिस में लिखकर बोला है कि पोस्टमैन से डिलीवर करवा दो, तो वो पोस्टमैन से डिलीवर करवा दिए जाएंगे। लिखा है ना, और ही हैज गिवन इंस्ट्रक्शन टू दिस इफेक्ट, तो पोस्टमैन से डिलीवर करवा दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई आर्टिकल पोस्टमैन से भी डिलीवर नहीं हुआ, उसके भी कई रीज़न हो सकता है उस पर पता अधूरा हो या उस पर नाम गलत हो, तो उनको फिर वापस भेज दिया जाएगा जो जैसे भी पोस्टमैन के रिमार्क के हिसाब से उस आर्टिकल के साथ डील किया जाएगा। ठीक है।
तो अगर वो ऐसे ही जो पोस्ट बॉक्स है रेगुलर क्लियर नहीं करता, तो इसको समझा जाएगा कि वो अपने पोस्ट बॉक्स का मिसयूज कर रहा है। तो इस केस में कोई भी नोटिस दिए बिना ही जो उसके पोस्ट बॉक्स है उसको कैंसिल किया जा सकता है। ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को पोस्ट बॉक्स अभी नहीं चाहिए, तो वो क्या है, लॉक एंड की को सरेंडर कर सकता है, पोस्ट मास्टर सर को दे सकता है। उस केस में अगर जो लॉक एंड की वर्किंग कंडीशन में है, तो पोस्ट मास्टर सर उनके लिए डिपॉजिट जो उन्होंने करवाया था शुरुआत में, वो उनको वापस दे सकते हैं। ठीक है। और 19 पॉइंट का मतलब ये है कि किसी पर्सन की जो डाक है बहुत ज़्यादा आती है। तो मान लीजिए ये हमारे पोस्ट बॉक्स है, फॉर एग्जाम्पल लॉकर जैसे ही होते हैं। ठीक है। अभी किसी पर्सन की डाक बहुत आ रही है, तो उसने एक ये वाला किराए पे लिया था, अभी वो सोच रहा है कि मैं इसको भी किराए पर ले लूं और इसको भी किराए पर ले लूं, लेकिन वो नंबर सेम रखना चाहता है। मान लीजिए इसका नंबर था 20 और वो इसका भी 20 रखना चाहता है, इसका भी 20 रखना चाहता है। तो अगर पोस्ट ऑफिस में ये वाले दो जो पोस्ट बॉक्स है अवेलेबल है, तो पोस्ट ऑफिस वाले क्या करेंगे, इन तीनों को पोस्ट बॉक्स नंबर 20 का नाम दे देंगे, लेकिन रेंटर से इन दोनों का जो किराया है अलग से लेंगे। ठीक है। ये है मैंने पॉइंट नंबर 19 में बताया हुआ है। ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़ा पोस्ट बॉक्स के बारे में। और अभी जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे पोस्ट बैग के बारे में। ठीक है। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है पोस्ट बैग। देखिए पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग में जैसा मैंने आपको पोस्ट बॉक्स में पढ़ाया, वो सभी ही चीज़ें पोस्ट बैग्स के लिए भी लागू होती है। ठीक है। लेकिन पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग में फ़र्क क्या होता है, जो पोस्ट बॉक्स होते हैं वो तो जैसे हमने फोटो में देखा था लॉकर जैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, ऐसे लॉकर बने हुए होते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम, पोस्ट बॉक्स। ये पोस्ट ऑफिस के अंदर ही होते हैं। ठीक है। लेकिन पोस्ट बैग क्या होता है, पोस्ट बैग क्या होता है, ये एक थैला होता है। जैसा हम वो बैग यूज करते हैं ना डाक को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए, वैसा ही थैला होता है जो कि हम कस्टमर को रेंट पे दे देते हैं। और जैसे हम पोस्ट बॉक्स में आर्टिकल डालते हैं, पोस्ट बैग के केस में हम पोस्ट बैग में आर्टिकल डाल देते हैं। जैसे इसकी एक लॉक एंड की होती है, वैसे ही इस थैले की भी एक लॉक और एक की होती है। ठीक है। वो हम रेंटर को दे देते हैं। लेकिन जैसे ये पोस्ट बॉक्स है, ये तो सभी ऑफिसेस में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि इसको देखिए दीवार में बनवाना होता है या इसके लिए कैबिन चाहिए होता है। लेकिन थैले तो हर ऑफिस में अवेलेबल है, हर सब ऑफिस में अवेलेबल है। तो पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी भी इसीलिए जो हर डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर अवेलेबल होती है। पोस्ट बैग की सारे पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं होती, लेकिन पोस्ट बॉक्स की सारे पोस्ट ऑफिस में फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, लेकिन पोस्ट बैग की सारे पोस्ट ऑफिस में जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होती है। ठीक है। जब भी कस्टमर पोस्ट बैग को लेने आएगा, तो वो विंडो पर आएगा, वो अपनी डिलीवरी टिकट देगा, और वो जो पोस्टल असिस्टेंट उस ऑफिस में काम करता होगा वो उनका जो थैला है उनको पकड़ा देगा। ठीक है। बाकी इसमें भी जैसे लेटर्स डाल सकते हैं, पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर कार्ड, न्यूज़पेपर पैकेट्स, वही चीज़ें हम इसमें भी डाल सकते हैं। ठीक है। सब कुछ सेम है। उधर एक बस एक लॉकर होता है, पोस्ट बैग में एक थैला होता है, इतना ही फर्क है। ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, देखिए इसमें एडवांटेजेस क्या है कि आपको पोस्टमैन की वेट नहीं करनी पड़ेगी कि आपकी बीट में आए, और पोस्ट ऑफिस को इससे किराया आता है जो कि उसका रेवेन्यू का एक पार्ट है। पोस्टमैन का जो बोझ है कम होता है, और आपके जो लेटर्स हैं वो सेफ रहते हैं। ठीक है। आपके जो लेटर्स हैं वो सेफ रहते हैं। अभी जो 7वां पॉइंट है जिस इम्पोर्टेंट है, कि इसका रेंट कितना कितना होता है। पोस्ट बॉक्स का कितना रेंट है, पोस्ट बैग का कितना रेंट है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे।
देखिए जहाँ पर जो रेंट बताया गया है, अगर तो पोस्ट बॉक्स को 1 साल के लिए किराए पर लेना हो तो 150 रुपये चार्जेस है। पोस्ट बैग को भी अगर 1 साल के लेना 1 साल के लिए किराए पर लेना हो तो इसके भी 150 रुपये चार्जेस है। ठीक है। और अगर दोनों चीज़ें, पोस्ट बॉक्स को भी लेना है प्लस पोस्ट बैग को भी लेना है, तो दोनों के 1 साल के लगेंगे 250 रुपये। ठीक है। लेकिन जहाँ तो आप सिर्फ, ये तो वही बात होगी ना, इस लाइन को आप पढ़ना छोड़ दो कि दोनों में से एक लेंगे तो 150 150 मैंने ऊपर बता तो दिया, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है। अगर आप पोस्ट बॉक्स को या पोस्ट बैग को सिर्फ 3 महीने के लिए लेंगे तो 50 रुपये लगेंगे। ठीक है। देखिए रेंट चाहे बैग का हो, पोस्ट बैग का हो, चाहे हो पोस्ट बॉक्स का, रेंट सेम ही रहेगा, अलग नहीं होगा। ठीक है। तो अगर तो 1 साल के लिए लेना है तो 150 रुपये इसके, 150 रुपये इसके। ओके। अगर 3 महीनों के लिए लेना है तो 50 रुपये इसके और 50 रुपये इसके। ये था 1 साल के लिए, ये था 3 महीनों के लिए। ठीक है। लेकिन अगर कोई कस्टमर बोले कि मुझे तो पोस्ट बैग भी लेना है, बॉक्स भी लेना है, दोनों चीज़ों को रेंट पे लेना है और 1 साल के लिए लेना है, तो उसके लगेंगे 250 रुपये। ठीक है। और अगर वो बोले कि मैंने पोस्ट बॉक्स भी लेना है, बैग भी लेना है, लेकिन लेना सिर्फ 3 महीनों के लिए है, तो उसके लगेंगे 80 रुपये। ठीक है। तो ये थे इसके रेंट के चार्जेस। ठीक है। आज की वीडियो जो मैंने पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग आपको समझाए, इसकी वजह से हो सकता है काफ़ी लेंथी हो गई है, 50 मिनट की हो चुकी है। तो आई होप कि आपको ये जो टॉपिक है अच्छी तरह से समझ लगा होगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपका थैंक यू, तहे दिलों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। अगर आपको ये कंटेंट यूज़फुल लग रहा है, अच्छी तरह से समझ आ रहा है, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और आगे भी ऐसी क्लासेस को बनाता रहूं। ठीक है। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।